क्या आपका ये पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है और लॉस पे लॉस हुए जा रहा है? डेली निफ्टी गिरता है और डेली आप देखते हैं उसको गिरता हुआ, और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका पोर्टफोलियो गिरता जा रहा है। निफ्टी 1% गिरता है और आपका पोर्टफोलियो 5% गिर जाता है, 1.5% 2% तक गिर जाता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपने कि क्या आपने कमी करी है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने क्या उसके अंदर छोड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो निफ्टी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिरता है। और जब निफ्टी बढ़ता है तो आपका पोर्टफोलियो उस रेशियो में बढ़ता भी नहीं है और घटता रहता है और आप ओवरऑल लॉस में चले जाते हैं। निफ्टी ने ऑलमोस्ट, अगर कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ से इसका 7 से 8% का करेक्शन दिया हुआ है। ओवरऑल 7 से 8% का करेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 20% के आसपास करेक्ट हो चुका है। और ओवरऑल पीक हाई से अगर कैलकुलेट किया जाए, पीक हाई से आपके पोर्टफोलियो जो निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 13% का है। और अभी ये 10% के आसपास नेगेटिव चल रहा है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 10% से ज़्यादा गिरा हुआ है तो आपने कुछ कमी करी है। तो इसी डिस्कशन के बारे में आज हम बात करें। चलिए दोस्तों, अब डिस्कशन शुरू कर लेते हैं कि आपने क्या कमी करी। आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की कमी करी होगी, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होगा। इसकी वजह से आपके पास ये दिक्कतें आ रही होंगी कि निफ्टी 1% गिरता है और आपका पोर्टफोलियो 1.5-2% तक डाउन चला जाता है। और जब रिकवरी की टाइम आती है, निफ्टी तो 1% रिकवर हो जाता है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो रिकवर करने में स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ये आपका सबसे बड़ी कमी हो सकती है डाइवर्सिफिकेशन की। आपने अगर बेटर डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया होगा तो आपका पोर्टफोलियो गिरता चला जाएगा और निफ्टी के साथ कवर होने की बजाय ये कवर नहीं होगा। तो इसकी वजह से आपको बहुत समस्या हो सकती है, आपकी कैपिटल भी लॉस में जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ये होता है कि हमें अपने जो एसेट्स है, जो हमने पैसा डाला हुआ है, हमें कई सारे एसेट्स में डाल के रखना चाहिए, ताकि हमारा जो पोर्टफोलियो है, जैसे हम लोग उसको कभी गिरे, जैसे अगर आपने सारा पोर्टफोलियो अगर इक्विटीज में डाल दिया तो आप मार्केट गिरेगी तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन रेड हो जाएगा और कुछ भी इसमें अंदर ग्रीन में नहीं दिखाई देगा। आपने अगर सारा ऑप्शंस में इन्वेस्ट करा हुआ है या किसी इक्विटी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, किसी शेयर में इन्वेस्ट किया गया है, या किसी के एक मल्टी बैगर शेयर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया है, या आपने किसी में इन्वेस्ट ऐसा कर दिया है जो सिंगल आपका पूरी कैपिटल उसी में इन्फ्यूज है, तो आपका ये काफी बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर, जिसमें भी आपने एसेट क्लास में इन्वेस्ट करा हुआ है, उसी में आपको अपना देखना पड़ेगा कि अगर उसमें अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है तो आप एकदम लॉस में चले जाएंगे। और उसका अगर डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो आप इस समस्या से आप बच सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए आपको करना बहुत ज़रूरी है। अलग-अलग एसेट क्लासेस में थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो एसेट एलोकेशन है वो डाइवर्सिफाइड रहेगी, और कभी भी जब लॉस होगा तो हमारे को ओवरऑल लॉस नहीं होगा। जब कभी भी मार्केट अगर गिरेगी तो हमारा लॉस जो है मार्केट के गिरावट के आसपास ही रहेगा, ना कि किसी शेयर के। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एक इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बाद आपका क्या रहेगा? अगर आप एक सिंगुलर उसी इक्विटी पर डिपेंड करेंगे, अगर वो इक्विटी बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपका जो है लॉस ही बनता रहेगा। अगर वो साइडवेज गई तो भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, और जितने टाइम के लिए वो साइडवेज चलेगी उतने टाइम का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चला जाएगा और आपका जो पैसा है वो लॉस में ही दिखाता रहेगा। तो जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को अगर एक इक्विटी में डालते हैं, आप डेब्ट में डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, और बुलियंस में डालते हैं, कमोडिटीज में डालते हैं, अदर मार्केट्स में डालते हैं, तो इस तरीके से आपका डाइवर्सिफिकेशन तो फुल फ्लेज हो ही जाता है। और इसमें डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए एक और तरीका हो सकता है, आप इसको सब ना करके आप अपने एरिया एक ऐसे ईटीएफ का चुनाव करें जो कि आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ईटीएफ इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए बन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी एक ईटीएफ के अंदर एक सेट क्लास के अंदर के सारे वैल्यूएबल स्टॉक्स या इक्विटीज या वैल्यूएबल अंडरलाइंग्स इंक्लूड करके एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको इशू करती है, और ये आपके लिए एक बेस्ट एसेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आप ईटीएफ के थ्रू जा सकते हैं, तो ये आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड कराएंगे। अब बात कर लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल हमारे लिए फैक्टर में बना रहता है, क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे अपने पोर्टफोलियो को, तो आपका पोर्टफोलियो जब भी गिरेगा तो आपका ओवरऑल लॉस में इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको देख के भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो सिंगल किसी इक्विटी या किसी बॉन्ड में होगा तो आप उसमें मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आपका लॉस बड़े से बड़ा होता चला जाएगा।
तो इससे बचने के लिए आपको अपना कुछ पोर्टफोलियो यहाँ डाइवर्सिफाई किसी और फंड में या किसी और ईटीएफ में एक ही इन्वेस्टमेंट में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अब दोस्तों समझ लेते हैं एसेट क्लास और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमें किस एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए इस बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों एसेट्स में आपकी इक्विटी हो सकती है, कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज के ईटीएफ में, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स में, ईटीएफ में, बॉन्ड्स में। इस तरीके से आप इंटरनेशनल ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैफैंग करके ईटीएफ है उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप चाइनीज मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मॉन 100 करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोमेंटम 100 करके है, मोतीलाल ओसवाल 100 है, नेस्डैक 100 है, ये अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसका ईटीएफ है ये। तो इस तरीके की ईटीएफ्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर बीज हो गया, सिल्वर बीज के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड बीज में करते हैं तो गोल्ड में कर रहे हैं। तो इस तरीके के ईटीएफ्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई हो जाएगा और इसके अंदर आपको अलग अलग क्लासेस की एसेट क्लासेस के अलग अलग बेनिफिट्स में मिलेंगे। जैसे गोल्ड को हर मार्केट के लिए हेजिंग के लिए यूज किया जाता है, और अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो आपका पोर्टफोलियो हेज भी काम करेगा। जब जब भी इक्विटी मार्केट गिरेगा तो आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो ओवरऑल गिरने की बजाय पूरा ना गिर के आपको गोल्ड सपोर्ट करेगा और गोल्ड ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में ग्रीनरी बनी रहेगी और आपका पोर्टफोलियो कभी पूरी तरह रेड नहीं होगा। निफ्टी अगर 1% गिर रहा है तो ये पोर्टफोलियो आपका जो गोल्ड हेज के रूप में रहेगा वो आपको कवर अप देगा और आपको जो है पोर्टफोलियो पूरा गिरने से बचाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे कोर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर के बारे में। कोर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपको अपना पोर्टफोलियो कितने दिनों के लिए, कितने समय के लिए रखना है। आपको अपने पोर्टफोलियो को अगर इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट को आपने स्ट्रक्चर नहीं करा, क्योंकि अगर आप सोचें कि मैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आया हूँ या लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ, तो ये आपके लिए एक टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा और उसमें आप रिटर्न भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि आपको कितने परसेंट रिटर्न पे एग्जिट लेना है। तो आप इसके अंदर एक फंस के रह जाएंगे और कभी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको रिटर्न दिखाई देगा और जब नीचे गिर जाएगा तो वो आप सोचेंगे कि मैं काश यहाँ पे बुक कर लेता, लेकिन आप उस टाइम में नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट में आपका प्राइस जो है वो नीचे आ चुका होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बचने के लिए आपको एक ऐसे पोर्टफोलियो को बनाना पड़ेगा जिसमें आपको पोर्टफोलियो आपका अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो आप वो पूरा लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करेंगे, उसमें उतार और चढ़ाव से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आप अगर पोर्टफोलियो को अपने एक शॉर्ट टर्म का बनाते हैं तो अगर आप उसके अंदर कोई सब ट्रेड करते हैं तो उसमें ज़्यादा लंबा ट्रेड नहीं करेंगे और उसमें एक डेफिनेट टारगेट बना के और उसमें टारगेट प्राइस आते ही हम लोग एग्जिट लेंगे। तो ये तो हो गया आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात। और अगर आप एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की तरह यूज करते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं ईटीएफ्स के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप अलग अकाउंट्स भी बना सकते हैं। जैसे ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करेंगे हम तीनों केसेस में, लेकिन हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो रहेगा हमारा अलग अलग अकाउंट्स में। आप किसी भी एक ब्रोकर में आप अकाउंट खुला सकते हैं, किसी में भी उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और किसी में आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, दूसरे ब्रोकर में आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और तीसरे ब्रोकर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके फंड्स भी अलग अलग रहेंगे और आपका जो है एलोकेशन भी अलग अलग हो जाएगा और आपको ये प्राइस भी अलग अलग मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की आपकी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। और आप ना तो लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को बार बार देखेंगे और अगर आप देखेंगे नहीं तो लॉस होगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके अपने सेटलमेंट के हिसाब से, अपने टाइम पीरियड के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि जैसे हम हमारे पास काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, कमोडिटी सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया। तो इन सब चीज़ों में आपको जब भी मैनेजमेंट होता है, जब भी मार्केट नीचे या ऊपर करती है तो इन सब सेक्टर्स के अंदर ही पैसा घूमता रहता है। जब भी कोई सेक्टर आपको लगे कि आपका सेक्टर ये काफी ऊपर आ चुका है और पोर्टफोलियो आपको एक डिसेंट सा रिटर्न दे रहा है, तो आपको एक जिस पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छे आ रहे हो उसमें आपको यहाँ अपना प्रॉफिट कट करके अपने को प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पास नीचे एवरेज या नीचे परचेज करने के लिए पैसा हमेशा अवेलेबल रहेगा। दूसरा और आपको बेनिफिट ये मिलेगा सेक्टोरियल सेक्टोरियल रोटेशन का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जब भी कोई सेक्टर में से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर में इन्फ्यूज होगा तो वो अपने आप उसका प्राइस बढ़ेगा और आप यहाँ पे उसको कैप्चर कर पाएंगे। तो आपको दो डबल रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने यहाँ के किसी ऊपर के सेक्टर को प्रॉफिट बुक किया और नीचे के सेक्टर को खरीद लिया, तो जिससे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न होने के चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब इसके अंदर बूम आएगा तो आपके पास हमेशा
फंड्स अवेलेबल होंगे जिससे आप इसमें सेल करके और अनदर गिरे हुए स्टॉक्स में, गिरे हुए ईटीएफ्स में परचेज कर पाएंगे। और समय समय पे इसको आपको बदलते भी रहना पड़ेगा, जैसे कि कोई सेक्टर आपका अपर पहुंच गया है और आपको लग रहा है कि यहाँ से अब इसमें रिट्रेसमेंट आ सकती है, तो वहां कहीं से आप इसको बुक करके दूसरे सेक्टर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये आपके लिए एक मिड 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 टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी और एक काफी अच्छा रिटर्न आपको पोर्टफोलियो में बना के देगा। डाइवर्सिफिकेशन में आप थीमेटिक डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। थीमेटिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि आपको किसी लॉन्ग टर्म की थीम में आपको एक इन्वेस्ट करना होता है। जैसे ईवी इंडिया है, ईवी का सेक्टर अभी बूम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है, इसके अंदर मार्केट में काफी ज्यादा बूम है, इसका भी मार्केट में आने वाले 5-10 साल में इन्हीं के टाइम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर्स है, ये इसके थीम है। पूरे 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 थीम है। आप इसी सेक्टर के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम्स के अंदर जब इसमें इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ आएगी तो इन सेक्टर में जब बूम आएगा तो इसके अंदर आपको जो एटीएफ मिलेगा वो आपका रिटर्न भी उस इस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे दे सकता है। जैसे थीम जब चेंज होती है तो आपको मार्केट में लेटेस्ट सेक्टर में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, और ताकि आपका प्रॉफिट उस हिसाब से रहे, उस हिसाब से बन जाए और आप अप टू डेट रहे मार्केट के अंदर। इस सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। अगर आप थीमेटिक इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करेंगे तो इसमें आपको पहले जो चीज चलने वाली होती है वो आपको पता लग जाता है और आप एक सेक्टोरियल में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में जब उस सेक्टर का बूम चलता है तो आपको उसमें अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। और डाइवर्सिफिकेशन में आपका सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपको पोर्टफोलियो को अपने रिबैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। टाइम के साथ साथ आपको हर सेक्टर की परफॉर्मेंस को चेक करते रहना होगा, और जिस सेक्टर में आपको लग रहा है कि बूम आ चुका है आप उसमें से बुक करेंगे, और दूसरे सेक्टर में जहां आपको लग रहा है इजाफत की अच्छी अपॉर्चुनिटी है परचेज करने की, वहां आप परचेज करेंगे और उसमें आप अपना बेनिफिट उठाएंगे। इसका आपका रिटर्न्स आपके इनहेंस होंगे, इससे इससे आपके रिटर्न्स भी इनहेंस होंगे और आपकी कैपिटल भी ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी, आपका रिजर्व भी बना रहेगा, जिससे आप अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके और अपने कैपिटल पे हाईएस्ट रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अभी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो समाप्त करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।